इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान का एक प्रमुख टॉपिक, जो कि उसका अभी सामान्य जानकारी पहले देंगे। उसके बाद जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद जीवों का नामकरण का द्विनाम पद्धति क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं शुरू से। जीव विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान जो है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवधारियों के अध्ययन जो किया जाता है वह किस विज्ञान के तहत किया जाता है। तो यह जो किया जाता है जीव विज्ञान, उसी को हम लोग अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। यह बायोलॉजी शब्द कैसे बना हुआ है? तो बायोलॉजी शब्द जो है यह दो शब्दों के मिल के बना हुआ है, जो कि बायो और लोगस, बायोलोगस के मिल के बना हुआ है। बायो मतलब होता है जीवन, या उसी को अंग्रेजी में लाइफ कहते हैं, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब जीवन के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो यह लिखा गया, बायो का अर्थ होता है जीवन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो अर्थात जीवन का अध्ययन के बारे में जो जानकारी मिलता है जहाँ से, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अगला दिया गया है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? तो जीव विज्ञान जो होता है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस शब्द का सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवेनियस नामक दो विद्वान जो थे, जर्मनी के रहने वाले थे, जो कि 1801 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो यह जो किए थे लेमार्क एवं ट्रेवेनियस ने किए थे। यह कब किए थे? तो 1801 ईस्वी में किए थे। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं दिया गया है, इस शाखा के बारे में प्रमुख जान लेते हैं, जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन एक आने की बहुत संभावना है। देखिए, जीव विज्ञान की जो शाखा है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे एक क्वेश्चन तो प्रमुख है कि रहता ही रहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर में क्या होता है? तो एपी कल्चर में जो होता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है? तो सेरीकल्चर में रेशम कीट के पालन के अध्ययन को कहा जाता है। आप बता देते हैं रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है? तो मत्स्य पालन के जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। अगला जो है माइकोप्लाज्मी, माइकोलॉजी है। माइकोलॉजी क्या होता है? तो कवकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। अगला है शैवालों के अध्ययन। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला है पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। अगला है फूलों के अध्ययन। फूलों के अध्ययन क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला है पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में कहा जाता है। अगला है मच्छियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन जो होता है, ये मछलियों के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब जो टॉपिक दिया हुआ है, आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर पूछ देता है। तो ये बार बार आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, या पीडीएफ हम इसका दे देंगे, आप वहाँ से इसको बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, ताकि इससे जो क्वेश्चन बने वो आप बना पाएँ एग्जाम में। आगे दिया गया है जैसे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होता है, इसमें कीटों के अध्ययन किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ दे कि वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है डेंड्रोलॉजी के तहत। फिर यह सर्पों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? तो ओपियोलॉजी के तहत किया जाता है। फिर छिपकली का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? तो ये सोरोलॉजी के तहत किया जाता है। फिर दिया गया काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, इस किसके तहत किया जाता है? तो यह सिल्वीरी कल्चर के तहत किया जाता है। फिर यहाँ दिया गया उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान के तहत किया जाता है, तो हॉर्टिकल्चर के तहत किया जाता है। फिर यहाँ फूलों की खेती है। फूलों की खेती जो है ये फ्लोरिकल्चर के तहत किया जाता है। तो ये जो था, ये सब जो दिया गया था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एकदम आता ही आता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला दिया गया जीव विज्ञान के एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक कौन थे? यह जो अरस्तु थे, इन्होंने सर्वप्रथम पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। इसलिए हम लोग अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक जो कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। फिर वही जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी अरस्तु को कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण किस तरह किया गया था? तो इस जीवधारियों का वर्गीकरण जो है सर्वप्रथम अरस्तु ने ही किए थे। सर्वप्रथम अरस्तु किस आधार पर किए थे? तो ये दो समूहों में वर्गीकृत किए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरस्तु ने जीवधारियों का वर्गीकरण कितने में किए थे, कितने प्रकार में किए थे? तो ये जो किए थे दो प्रकार में किए थे। ये कौन कौन से प्रकार था? तो जंतु समूह था और वनस्पति समूह था। याद रखिएगा, जंतु समूह और वनस्पति समूह जो है, ये अरस्तु द्वारा जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया था, जो कि यही लिनियस क्या किए थे?
तो लिनियस ने अपनी पुस्तक एक लिखे थे सिस्टीमा नेचुरली, जिसमें संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों पादप जगत प्लांट किंगडम और जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पादप जगत और जगत जंतु जगत में किसने अपनी पुस्तक में बताया था। तो यह जो बताया था लिनियस ने बताया थे। उनकी पुस्तक क्या था, तो उनकी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरली थी। अगला देख लेते हैं, जीवधारियों के वर्गीकरण कितने आधार पे। एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया, देखिए लिनियस के दो वर्गीकरण जो है, इन्हें हम लोग आधुनिक वर्गीकरण प्राणी का नींव पड़ा था, इन्हें हम लोग आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है लिनियस को कहा जाता है। वैसे जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है लिनियस को कहा जाता है। आइए देखते हैं अब जीवधारियों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो जीवधारियों को जो है 5 जगत में बांटा गया है। यह 5 जगत कौन कौन सा होता है, तो यह 5 जगत जो होता है यह होता है मोरेरा होता है, फिर प्रोटिस्टा होता है, फिर पादप होता है, फिर आगे जो कवक होता है, उसके बाद एनिमेलिया होता है। ये 5 जगत में बांटा गया। पांचों के विस्तार से हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, यहाँ दिया गया कैसे हम लोग बांटे हुए हैं। तो ये जो परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण स्थान हिटकर ने ये सन 1969 ईस्वी में 5 जगत प्रणाली में बांट दिए थे। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि 5 जगत में बांटने वाले कौन वैज्ञानिक थे। तो यह जो थे व्हिटकर थे, जो कि इनके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। यह 5 जगत कौन कौन सा है, तो ये मोनोरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, पादप हो जाएगा, उसके बाद कवक हो जाएगा, उसके बाद जंतु हो जाएगा। ये 5 जगत में बांटा गया है। पांचों के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है मोनेरा। मोनेरा के बारे में सर्वप्रथम देखते हैं। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित रूप किए जाते हैं, जो कि तमनी जीवाणु इसी जगत के भाग हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं, तो इस जगत में विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय जलीय जीव और यूकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं। प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव शामिल होते हैं, तो इसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि जलीय जीव होते हैं, उसके बाद यूकैरियोटिक और जीव शामिलित किए जाते हैं। पादप और जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूग्लिना जो है वह किस संघ का जंतु है, तो वो प्रोटिस्टा संघ का जंतु है। अगला देखते हैं, दिया गया है जैसे पादप। पादप में क्या आता है, तो पादप में हम लोग आगे अगला टॉपिक जो होगा इसका विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ कुछ उसके बारे में नहीं बताते हैं। बाकी आगे कवक हर एक के बारे में एक अलग से हम लोग को पढ़ना है, तो वहाँ हम लोग डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। अभी थोड़ा शॉर्ट में इसको हम बता देते हैं। देख लीजिए यहाँ कवक दिया गया। कवक जो होता है यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी शामिलित किए जाते हैं, जिसे हम लोग अवशोषण के द्वारा पोषण होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें कैसे पोषण करते हैं, तो यह अवशोषण के द्वारा करते हैं। ये सभी इतर पोषी होते हैं। कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मातृजीवी होते हैं, जो कि कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। ये कवक जो होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यह काइटिन की बनी होती है। अगला देख लेते हैं जंतु के बारे में। जंतु के बारे में दिया गया है, ये सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव शामिलित किए जाते हैं, जो कि इसके अंतर्गत मोटोजोआ भी कहते हैं। इसी को हम लोग मोटोजोआ कहते हैं। जंतु जगत के अंतर्गत जो आते हैं उसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं, तो उसे हम लोग मेटाजोआ के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है, तो इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, जितने भी बड़े जीव हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया वर्गीकृत का आधारभूत इकाई क्या है। बताना आपको कि वर्गीकृत का आधारभूत इकाई क्या है। तो वर्गीकृत इकाई जो है, आधारभूत इकाई जो है वो जाति है। याद रखिएगा, वर्गीकरण की वो आधारभूत इकाई क्या है, जाति है। ये जाति किसने निर्धारित किया था, तो ये जो जीवधारियों के नामकरण के द्विनाम पद्धति जो है वह किसने दिया था, तो यह जो दिए थे 1753 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गीकृत का जन्मदाता कहते हैं। यह द्विनाम पद्धति जो दिए थे यह किसने दिए थे, तो कैरोलस लिनियस ने दिए थे। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बिहार पुलिस हो या दरोगा हो या किसी भी एग्जाम में बहुत बार बार रिपीट करता है, तो आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। आगे देखते हैं, जन्मदाता किसे कहा जाता है वर्गीकृत का, तो ये जो कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम कैसे लिखा जाता है, तो यह लैटिन भाषा के
दो शब्द से मिल के बना हुआ है, जो कि पहला शब्द जो होता है वंश कहा जाता है और दूसरा शब्द जो होता है जाति होता है। जैसे यहाँ दिया गया है, यहाँ कुछ दिया गया है, देख लेते हैं। जैसे मनुष्य दिया गया है, मनुष्य का नाम होता है, कुछ जीवधारियों का वर्गीकृत नाम दिया गया, ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ मनुष्य का क्या होता है, तो होमो सेपियंस होता है। तो होमो जो होता है या उसकी जाति होता है, वंश होता है, बाकी जाति जो होता है सेपियंस होता है। याद रखिएगा, पहला जो होता है वह क्या बताता है, तो पहला वंश बताता है और दूसरा जो बताता है क्या बताता है, तो उसकी जाति बताता है। आइए देखते हैं और क्या दिया गया है। तो ये वंश तथा जाति नामों के बाद उसकी वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। जैसे लिखा जाता है जिसमें सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने यह जाति सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लीन है। तो इससे क्या होता है, वास्तव में होमो जो होता है उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है, और वास्तव में लिनियस जो होता है शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति का होमो सेपियंस नाम पुकारा था। तो देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सा दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछ देता है। तो ये मनुष्य दिया गया, मनुष्य क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस हो जाएगा। पहले क्या दिया गया है, तो पहले इसका जो दिया गया है वो वंश दिया गया है, बाद में उसकी जाति दिया गया है। तो यह होमो क्या है, तो यह वंश है, इधर क्या हो जाएगा, तो जाति हो जाएगा। फिर मेढक को क्या होता है, तो मेढक का होता है राना ट्रिग्रिना। याद रखिएगा, मेढक को, मेढक याद करने का तरीका बता देते हैं, टरटराता है, तो टरटराता इसी से इसका हो जाएगा राना ट्रिग्रिना। फिर बिल्ली, कैट, कैट जो होता है हर घर में घूमती है, तो हर घर में घूमने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कहते हैं। तो फेलिस डोमेस्टिक जो होता है वो बिल्ली हो जाएगा। अगला दिया गया कुत्ता, कुत्ता को हम लोग क्या कहते हैं, कैनाइस फैमिलियर कहते हैं। यह भी फैमिली मेंबर की तरह होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कैनाइस फैमिलीमर होता है। अगला है जो काऊ, काऊ जो होता है वो अपने आप में इंडिया के लिए बहुत फेमस है। तो इंडिया के लिए फेमस गाय है, तो इस वजह से इसे बोस इंडिकस कहते हैं। गाय जो है इंडस सिविलाइजेशन में भी फेमस थी, इस वजह से इसे हम लोग बोस इंडिकस कहते हैं। अगला दिया गया मक्खी, मक्खी जो होता है हाउस फ्लाई इसको कहते हैं, वह जो होता है मॉस्को डोमेस्टिका कहते हैं। हर घर में मक्खी घूमती रहती है, इस वजह से इसको मॉस्को का डोमेस्टिका कहा जाता है। अगला दिया गया आम, आम जो होता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम का अंग्रेजी जो होता है मैंगो होता है। तो मैंगो से ही इसका याद रखेंगे, मैग्नीफेरा इंडिका, याद रखेगा मैंगीफेरा इंडिका। फिर अगला है धान, धान जो होता है राइस, राइस इसको कहते हैं। इसका याद करने के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका होता है ओरजा सेटिवा, याद रखिएगा धान को क्या कहते हैं, तो ओरेजा एस्टिवा कहते हैं। फिर अगला दिया गया गेहूँ, गेहूँ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गेहूँ को जानते हैं ट्रेटिकम एस्टिवम। फिर अगला है मटर, मटर को किस नाम से जानते हैं, पीजन, इसको पीज कहते हैं, तो पी से ही हो जाएगा पीजम एस्टिवम। अगला दिया गया चना, चना को ग्रेन कहा जाता है, तो ग्रेन को ही थोड़ा सा सेरसर एंटीनम कह सकते हैं। फिर अगला है सरसों, सरसों को हम लोग ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रियास कहते हैं। तो ये था आप आज का टॉपिक, आज इतना ही रखते हैं, फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।